गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज 31 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और फिर रोज की तरह फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों एक टॉपिक है यहाँ पे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के अंदर जो दलित्स होते हैं उनकी रिजर्वेशन को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जीएस पेपर 2 से। एक और फिर न्यूज आती है, वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट से ही आती है और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें निकाह हलाला को ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। तो निकाह हलाला के बारे में आपको बताऊंगा ये होता क्या है। चाइना ने जो है पैसिफिक ओशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा मास्टर कार्ड खेला है, उस मास्टर कार्ड के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये थोड़ा पुराना है गेम, तो थोड़े समय से खेल रहे हैं। पहले हम इस न्यूज को एक बार कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसके बारे में दोबारा बताऊंगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। कंट्रोवर्सी में क्यों है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाली गई है। जर्मनी ने जो है चाइना के एक्शंस के बारे में कुछ बोला है, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोला है, इसलिए हमारे लिए न्यूज है। हालांकि जर्मनी ऐसा कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन अभी बोला है तो भैया देख लेंगे क्या बोला है। हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है और यहाँ से हम लोग मेंस के लिए भी आंसर लिखेंगे और एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने एमसीक्यूज के भी यहाँ पे डाले हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज पहले गणेश चतुर्थी की जो है आपको सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और जिस भी भगवान का मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, सभी को जो है हमें सद्बुद्धि दे, हमें जो है हार्ड वर्क करने के लिए हमें हिम्मत दे और मोटिवेशन दे। तो सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखेंगे जो उनको मानते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले तो आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ेगा कोई भी बच्चा, वीडियो लाइक करे बिना नहीं जाएगा। और एक चीज आपको अनाउंसमेंट कर देता हूं कि हम लोग अभी 11 सितंबर से अपना एनसीईआरटी का कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। इसकी हम आप पूरी एनसीईआरटी को बेसिक से कवर करवाते हैं और आपको पता है कि यूपीएससी तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक आप बेसिक्स कवर ना करो। तो काफी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की, इसलिए हम लोगों ने कवर कर दिया है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन कैसे लेना है सर, तो कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ रहा था कल। तो आपको बता दूं कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे prepwise.in के ऊपर जाते हो तो वहां पे आपको फाउंडेशन कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उस फॉर्म को फिलअप करके आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा इस एनसीईआरटी के कोर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्रंट पेज में देख लेते हैं आज है क्या। तो फ्रंट पेज में जो पहली न्यूज वो झारखंड से आ रही है। जैसे कि आपको पता ही है हमारे यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है कि भैया एमएलए वगैरह को खरीद लिया जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, सरकार गिरा दी जाती है, सरकार उठा दी जाती है, नई सरकारें बन जाती हैं। तो कुछ कुछ जो महाराष्ट्र में हुआ था ना, वो झारखंड में भी हो रहा है, लेकिन इस बार ये थोड़ा उल्टा हो रहा है। महाराष्ट्र में भी जो है वो कांग्रेस के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी हुई थी। तो आपको पता है कि वो जो एमएलए जो शिंदे वाले वो कहाँ चले गए थे, पहले वो गुजरात गए, फिर आसाम में गए, है ना। तो एमएलए को एक जगह से दूसरी जगह पे लिया जाता है ताकि अपोजिशन वाले जो हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं वो ना कर सके। उनके मोबाइल वगैरह भी ले लिए जाते हैं उनसे लगभग, और उनके रिजोर्ट वगैरह में बंद कर दिया जाता है बेसिकली दूर। अब ऐसे ही कुछ कुछ झारखंड में हो रहा है। झारखंड में यूपीए की सरकार है और उनको लगता है कि भाई जो अपोजिशन वाले हैं या जो एंटी गवर्नमेंट है वो उनके एमएलए वगैरह खरीद सकती है। तो वहां पे थोड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस होने के चांसेस बन रहे हैं। तो उन्होंने अपने एमएलए को कहां भेज दिया, बस में भर के छत्तीसगढ़ में भेज दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार है। तो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, आपको पता है। थोड़े 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला टॉपिक किया था, जिसमें सीएम सोरेन जो है इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज करके अपनी कंपनी को जो है कोल माइनिंग पे लीज पे दिया था। तो इसलिए थोड़ा न्यूज में था। थोड़ा इसको देखेंगे आगे जो कुछ डेवलपमेंट होगा। अभी तो न्यूज बड़ी कच्ची है, न्यूज को थोड़ा सा पकने दो, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, बाद में करेंगे। ये तो अलग से न्यूज हो गया। सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीड्स एनएचआरसी एनसीडब्ल्यू इन अ पर्सनल लॉ केस, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। और थोड़ा सी इन्फ्लेशन के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना टॉप्स इन्फ्लेशन चार्ट्स एट 8.32। तो अलग अलग स्टेट का डेटा यहाँ पे निकाला गया है और ये कौन सा डेटा है, ये रिटेल इन्फ्लेशन वाला डेटा है, होलसेल वाला नहीं है। रिटेल में तो समझ रहे हो ना, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला है। तो हमारे पास जो है 6% की एक मैक्सिमम लिमिट होती है इन्फ्लेशन की, जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। 6% के बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई और गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप लेती है। लेकिन आपको पता ही है कि इंटरनेशनल जो चीजें हो रही हैं, डोमेस्टिकली जो चीजें हो रही हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है। तो इंडिया में 3 स्टेट तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में इन्फ्लेशन देखिए 8% हो चुका है, जो कि हमारी नेशनल एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, उड़ीसा,
खैर ये जो स्टेट है वो 6% से नीचे है, और ये जैसे जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ना, ब्लू कलर वाला, वो सब नेशनल एवरेज से नीचे है। और ये जो बाकी जो ऑरेंज वाला थोड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, JNK के लिए अभी मतलब दाख वाले के लिए अभी हमारे पास डेटा नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप इसको देख सकते हो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, WPI क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। चलिए एक सवाल पूछता हूँ आपसे यहाँ पे। अब ये बताइए कि हेडलाइन, एक इन्फ्लेशन जो है टर्म आपको सुनने को मिलती होगी, इसके बारे में हम लोगों ने पहले कई बार क्लास में किया हुआ है। आप मुझे बताओगे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। इसके साथ साथ ये भी बताओगे कि जो हम लोग CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है, उसका बेस ईयर क्या होता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आए कमेंट सेक्शन में, आप मुझे इसको जल्दी से जल्दी बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले टॉपिक पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीड्स NHRC, NCW एंड इन पर्सनल लॉ केस। देखिए मामला क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ पूरे का पूरा। मामला ये है कि जो एक तो हमारा जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एंड ऑल दैट, इनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई हम लोग एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे, जहां पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। किस चीज में पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, थोड़ा मुद्दा आपको बता देता हूं क्या है। देखिए यहाँ पे जो है मामला है पोलिगमी का और निकाह हलाला। पोलिगमी आपको पता है कि मुस्लिम्स जो मैन हैं वो 4 शादियां कर सकते हैं। तो जब पोलिगमी का मतलब ये होता है कि मोर देन 1 वाइफ, तो एक तो ये वाला मामला है। दूसरा मामला है निकाह हलाला। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम वीमेन की ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम वीमेन रेजिस्टेंस कमेटी। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये PIL फाइल की है कि सर जी ये जो पोलिगमी है ना और जो निकाह हलाला है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है, इसीलिए आप इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दीजिए, ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। पोलिगमी को मतलब एक से ज्यादा पत्नियां रखने को, और निकाह हलाला। निकाह हलाला क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए इनका ये आर्गुमेंट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि जो निकाह हलाला है ना वो वीमेन के राइट्स को वायलेट करता है, वीमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट में है। कैसे, देखिए अब निकाह हलाला में क्या होता है आपको बता देता हूं। देखिए एक हस्बैंड होती है, एक वाइफ है, ठीक है, तो ये हस्बैंड है और ये इधर वाइफ है। तो एक बार ये दोनों मुस्लिम कपल हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं। अब इनका हो जाता है डिवोर्स, ठीक है, डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद ऐसा होता है ना कई बार कि आपने तलाक ले लिया लेकिन आप दोबारा से शादी करना चाहते हो उसी पर्सन के साथ। अब डिवोर्स होने के बाद अगर यही पत्नी दोबारा से अपने पति के साथ शादी करना चाहती है तो इसको अलाउड नहीं है। हाँ, इसको अलाउड हो सकता है, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। पहले इस लेडी को किसी और मर्द के साथ शादी करनी पड़ेगी, इसके साथ डाइवोर्स लेना पड़ेगा, फिर जाके जो है वो दोबारा इससे शादी कर सकती है। समझ रहे हो, अगर आपको अपने भूतपूर्व पति से, अगर अपने एक्स हस्बैंड से दोबारा शादी करनी है तो पहले आपको किसी और मर्द के साथ शादी करनी पड़ेगी, उससे डिवोर्स लेना पड़ेगा, तब जाके आप शादी कर सकते हो। और ये जो शादी है चाहे वो एक रात के लिए ही क्यों ना हो, तो इसको इसलिए कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये 1 नाइट स्टैंड टाइप का है। ठीक है, कि आप जो है किसी के साथ शादी कर रहे हो, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, डिवोर्स ले रहे हो, फिर जाके आप पुराने पति के साथ शादी कर सकते हो। तो ये जो इसे कहते हैं निकाह हलाला। ठीक है, हलाल का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है ना। एक चीज होती है हराम होती है, एक हलाल होती है। हलाल जो होती है जो कि अलाउड होता है, जो हराम होती है वो प्रोहिबिटेड होता है। तो ये हलाल बेसिकली वहीं से आया है ये वर्ड, कि निकाह हलाला। इस अगर कोई किसी और दूसरे आदमी को डिवोर्स करके बाद में अगर वो शादी करती है तो ये हलाल है। ठीक है, आप एक बार डिवोर्स देने के बाद दोबारा उसी आदमी से शादी नहीं कर सकती, वो हराम हो जाता है, वो प्रोहिबिटेड है। लेकिन ये इस रूट के थ्रू जाते हो तो हलाल है, तो इसे कहते हैं निकाह हलाला। तो ये जो मुस्लिम वीमेन रेजिस्टेंस कमेटी है, तो इन्होंने जो PIL डाली है, उन्होंने कहा है कि देखिए सर जी ये आर्टिकल 14, 15, 21 के बिल्कुल अगेंस्ट में है। ठीक है, और ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है उनका कहना है कि देखो ये हमारे पर्सनल लॉ के अंदर आता है। ठीक है, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, तो पर्सनल लॉ के अंदर जो चीजें आती हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उनके कानून के हिसाब से अपने आप होती हैं। आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ, जो कानून की जो भाषा है, उसके अंदर पर्सनल लॉ को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो पर्सनल लॉ अपने हिसाब से चलते हैं, उसको आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो खैर आर्गुमेंट दोनों का ही है। अब ये देखना रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच बनाई है,
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो यहाँ पे क्या डिसीजन लेती है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने वाला। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज है, इनसे भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा मुद्दा आगे बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। ये पुरानी ही कोई स्लाइड थी, मैंने उसी से कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया है, हम लोगों ने इसको पहले कर चुके हैं अच्छे से, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत हम लोगों ने इसको एस्टेब्लिश किया था, क्योंकि 1991 में ही पेरिस प्रिंसिपल ह्यूमन राइट हम लोगों ने अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में हम लोगों ने यहाँ पे कानून बनाया था। ठीक है, और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है ये प्रेसिडेंट को हर साल अपनी एक रिपोर्ट भेजते हैं और बहुत सारी रिकमेंडेशन भी देते हैं कि कैसे हम ह्यूमन राइट्स को इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सजेशंस वगैरह देते हैं। लेकिन इनकी जो सजेशन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है, वो पूरी तरह से रिकमेंडरी इन नेचर होती है। नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है ये इसके एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 इसके दूसरे मेंबर होते हैं। और इसको थोड़ा इसके जो मेंबर्स की जो प्रेसिडेंट की जो एक कमेटी होती है वो सब इलेक्ट करती है। तो उसके लिए अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर आते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो इन लोगों की जो है एक सिलेक्शन कमेटी होती है, ये लोग इन चेयरपर्सन को लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो 2 एमसीक्यूज हैं हमारे यहाँ पे, देखिए आप। एक तो जो है लिंग्विस्ट माइनॉरिटी के बारे में है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्पेशल ऑफिसर ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। थोड़ा कमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में इसको आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेशल प्रोविजंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस। तो कुछ क्लासेस हैं जैसे बैकवर्ड क्लास हो गई, एंग्लो इंडियन क्लास हो गई, ठीक है, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं, तो उनके बारे में 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट। तो ये आपने नीचे कमेंट में पढ़ के उसको बताना है। ठीक है, 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से मैंने डायरेक्ट दिए हैं और ऊपर जो आपको सीपीआई वाला सवाल पूछा है वो आपने मुझे अलग से बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास तो दोस्तों टॉपिक है, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट गिव सेंटर 3 वीक्स इन द कोटा बेनिफिट केस। तो मामला क्या है आपको ये मैं बता देता हूं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं, हिंदूज की बात करते हैं, सिख्स की बात करते हैं और बुद्धिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ इनके अंदर जो दलित होते हैं, दलित जो कम्युनिटी होती है, एससी जो होते हैं, उनको तो रिजर्वेशन अलाउड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। क्योंकि हिंदुइज्म में ही ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हमारे यहीं हिंदुइज्म में ही था, ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट तो जातिवाद वाला। फिर बाद में जो है इसको पहले तो ये हिंदू के अंदर ही था, फिर बाद में इसको लॉ को अमेंडमेंट करके हम लोगों ने पार्लियामेंट ने इसको सिखों को और बुद्धिज्म को भी दे दिया था। अब ये तो चले हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तो कास्टिज्म वाला, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो वहां पे रिजर्वेशन दिया जाता है बिकॉज दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, है ना। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात आती है। देखिए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये दोनों कास्टिज्म को नहीं मानते, ठीक है, वहां पे इन थ्योरी के अंदर कास्टिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्रोविजन ये है कि अगर कोई इंसान, अगर वो हिंदुइज्म से या सिखिज्म से या बुद्धिज्म से अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, या वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, या इस्लाम फेथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी वो जो दलित होते हैं उनकी रिजर्वेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि उन रिलीजन के अंदर तो कास्टिज्म एज अ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ये पूरा पूरा मामला है। अब इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई है PIL। तो इनका कहना है कि देखिए सर, थियरी अलग चीज होती है, प्रैक्टिकल अलग चीज होती है, ठीक है। इंडिया में क्रिश्चियंस के अंदर भी और मुस्लिम्स के अंदर भी कास्टिज्म उतना ही रिजिड है जितना हिंदुइज्म के अंदर में है, ठीक है। तो जो लॉयर हैं जैसे फ्रैंकलिन सीजर हैं, थॉमस और गौथमन है, जो कि मतलब ये केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा है कि चेंज इन रिलीजन डज नॉट चेंज सोशल एक्सक्लूजन। मतलब अगर कोई दलित है, कोई शेड्यूल कास्ट से अगर बिलोंग करते हैं, शेड्यूल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो हिंदुइज्म में है तो उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, हिस्टोरिकली होता है। तो अगर वो आदमी अगर वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको क्या लगता है उसका सोशल एक्सक्लूजन एकदम खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होता है ना। जैसे पहले डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो वो तो सिर्फ धर्म चेंज हुआ है। तो इंडिया के कॉन्सेप्ट में ये बड़ा सा यूनिक सा एक वो कॉन्सेप्ट है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर भी कास्टिज्म पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। इवन बहुत जगह पे जो एससी चर्च हैं, एससी चर्च अलग बने हुए हैं, एससी जो ग्रेवयार्ड्स हैं वो भी अलग बने हुए हैं।
ठीक है, तो वो भी एक अलग सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि भाई वो लोग भी डिजर्व करते हैं और जो ये अलग अलग जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वो सब चीजें करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में गवर्नमेंट का स्टैंड मांगा है कि आप बताइए आप क्या करते हो। हालांकि आजादी के बाद 1950 से ही हमारी जो कंट्री है यहाँ पे जो आर्गुमेंट है सरकार का वो यही रहा है कि रिलीजन जो है वो रिजर्वेशन का बेसिस नहीं होना चाहिए। रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर उनको नहीं दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में जो है 2.4 करोड़ जो है क्रिश्चियंस हैं और 13.8 करोड़ जो है मुस्लिम्स हैं। और कितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी इनके अंदर जो दलित होंगे, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते होंगे, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो और जो इस्लाम के अंदर जो शेड्यूल कास्ट हैं या जो दलित हैं वो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड तो है ही, बल्कि सबसे ज्यादा पुअर भी हैं। तो एक तो वो पुअर है, ऊपर से उनको रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो मतलब ये तो डबल मार हो गई है ना, उधर से भी मार हो गई, उधर से भी मार हो गई। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए और रिजर्वेशन जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर, इस्लाम के अंदर भी दीजिए। आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अभी तो काफी समय से आप न्यूज़पेपर देखते हो, तो आई होप अभी एक आप सेंसिबल सा ओपिनियन बनाना सीख गए होंगे, है ना। कई बार अपने आंसर वगैरह लिखने में थोड़ा बहुत काम आता है आपका पर्सनल ओपिनियन, और जीएस पेपर 4 में लिखते हैं तो वहां तो काफी काम आता ही है। यूपीएससी इंटरव्यू में तो खैर पूरा ओपिनियन ही आपका काम आता है। तो इस तरह के चीजें आपसे वो डेफिनेटली इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए रिजर्वेशन के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट टू हियर ईडब्ल्यूएस कोटा पिटीशन ऑन द सितंबर 13। तो ये आपको पता ही है कि 10% का जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया गया है, जिसकी वजह से जो 50% की लक्ष्मण रेखा थी वो ब्रीच हो गई है। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साहनी वाले केस में पहले ही कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जा सकती, ये फाइनल डेडलाइन है। लेकिन 10% का रिजर्वेशन तो दे दिया गया, तो अभी कितना परसेंट रिजर्वेशन हो गया? 60% रिजर्वेशन हो गया है कि नहीं। अब देखिए, जो 50% का रिजर्वेशन दिया जा रहा था पहले नॉर्मली, वो किसके बेसिस पे दिया जा रहा था? वो दिया जा रहा था एजुकेशन के बेसिस पे, है ना, सोशल और इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है बहुत बार कि रिजर्वेशन का बेसिस इकोनॉमी नहीं हो सकता, पॉवर्टी नहीं हो सकता। रिजर्वेशन तब दी जाती है जब वो पर्टिकुलर कम्युनिटी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होती है। तो ये शुरू से ही बेसिस बना हुआ था, लेकिन भैया अचानक से आपने इकोनॉमी को भी बेसिस बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रीवियस जजमेंट्स के ही अगेंस्ट में जाके जो है इसको अलाउ कर दिया, क्योंकि जो 50% का रिजर्वेशन दिया गया है, 1/3 अमेंडमेंट किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी पीआई वगैरह डाली गई है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि 50% का जो कोटा लिमिट है वो तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये पूरे मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट दोबारा से सुनवाई करने वाला है। लेट्स सी क्या होगा, क्या ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला रहेगा या नहीं रहेगा रिजर्वेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने वाला। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या रिजर्वेशन का बेसिस होना चाहिए इकोनॉमी, पॉवर्टी, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर वो सोशल, एजुकेशनल और हिस्टोरिकल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके बेसिस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आज आपका मैं ओपिनियन मांग रहा हूँ, क्योंकि अभी आप काफी मैच्योर हो गए होंगे, काफी समय से एनालिसिस देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोलोमन आइलैंड सस्पेंड्स ऑल विजिट्स फ्रॉम द फॉरेन नेवीज। सोलोमन आइलैंड के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है पपुआ न्यू गिनिया, इधर है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड जो है वो हिस्टोरिकली वो एक इंपीरियल स्टेट, मतलब ब्रिटेन के कंट्रोल में रहा था। 1978 में इसको ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। आज भी जो इसकी क्वीन है वही बेसिकली हेड है। बाकी यहाँ पे इलेक्शन वगैरह अच्छे से होते हैं। पपुआ न्यू गिनिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में था। तो यहाँ पे जितने भी आपके छोटे मोटे आइलैंड दिख रहे हैं ना, ये इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड और ये फिजी वगैरह, ये सब के सब जो है वो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच और डच इनके सब कंट्रोल में हुआ करते थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं। सोलोमन आइलैंड ने अभी थोड़े समय पहले कुछ चेंजेस किए थे अपनी पॉलिसी के अंदर। सोलोमन आइलैंड का पहले ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हुआ करता था, मतलब सोलोमन आइलैंड ताइवान को एक सेपरेट कंट्री माना करता था।
जिसकी वजह से चाइना के साथ इसके रिलेशन बहुत ज्यादा खराब थे। यू नो वेरी वेल कि जो कंट्री ताइवान को रिकॉग्नाइज करती है, चाइना उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिसी को भैया थोड़े समय पहले चेंज कर दिया। पिछले साल इन्होंने क्या किया, ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करके चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिया। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने चाइना के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी की है, जिस सीक्रेट ट्रीटी में सोलोमन आइलैंड का जो पूरा डिफेंस है वो चाइना हैंडल करेगा। अब ये जो हमें पता नहीं ना क्या है वो, तो इसलिए तो सीक्रेट ट्रीटी बोला जा रहा है। तो सोलोमन आइलैंड जो है अभी धीरे धीरे ब्रिटेन और अमेरिका वगैरह के अगेंस्ट में चल रहा है। हिस्टोरिकली क्या हुआ करता था, जो अमेरिका से शिप आया करते थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो शिप हुआ करते थे वो सोलोमन आइलैंड के कुछ पोर्ट्स वगैरह पे रुका करते थे रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए, वो सब करके। लेकिन अभी सोलोमन आइलैंड ने उनको एक्चुअली वहां पे रुकने से मना कर दिया है। तो भैया अमेरिका का जहाज इस तरफ से आ रहा था, उसका मूड था कि यहाँ पे रुकेगा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया तो चला गया सीधा ऑस्ट्रेलिया में। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये चाइना का दांव खेला है। अब चाइना ने भैया पता नहीं इनको क्या घुट्टी पिलाई है, क्यों सोलोमन आइलैंड ने ऐसा किया है, वो तो सोलोमन आइलैंड वाले ही जाने। कुछ लोगों का कहना है कि चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो सोलोमन आइलैंड जो है वो प्रेशर में आ गया है, डेट ट्रैप के अंदर आ गया है। कुछ लोगों का मानना है कि सोलोमन आइलैंड के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ज्यादा हाईली करप्ट हैं, और चाइना वालों ने उनको अलग अलग दुनिया भर में जो है उनको पैसा दिया है हवाला के थ्रू एंड ऑल दैट। कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोलोमन आइलैंड अभी आप ये समझ लीजिए, अगर चाइना अगर सोलोमन आइलैंड के डिफेंस को हैंडल करेगा तो भाई इधर ये जो फिजी है और पप्पुआ न्यू गिनिया ये सब जो है, और ऑस्ट्रेलिया के सर के ऊपर बैठेगा चाइना। ठीक है, तो वो पूरे का पूरा एंगल यहाँ पे चल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। सोलोमन आइलैंड के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो 6 छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पे, उनके मिलके बना है। बाकी बहुत छोटे भी हैं, लेकिन 6 जो है बड़े थोड़े बड़े आइलैंड हैं, और ओशियानिया का ग्रुप का पार्ट है ये। और इसकी जो कैपिटल है वो होनाइरा है, जो कि इसके सबसे बड़े लार्जेस्ट आइलैंड के ऊपर है, जिसका नाम है ग्वांडालांड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है ना, इंडिया में पर्सनल लॉज होते हैं हमारे यहाँ पे, है ना, पर्सनल लॉज। तो जो शादियां होती हैं ऑल दैट, वो सब पर हिंदू लॉज हैं, क्रिश्चियन लॉज हैं, मुस्लिम लॉज हैं, है ना, तो उनके अंडर में कवर होती हैं। तो पर्सनल लॉज में क्या होता है, एक हिंदू को हिंदू से शादी करनी है, कोई बात नहीं। एक मुस्लिम को मुस्लिम से शादी करनी है, कोई बात नहीं। क्रिश्चियन को क्रिश्चियन से शादी करनी है, कोई बात नहीं। तो ये जो इंट्रा रिलीजन जो मैरिज वगैरह होती हैं वो आपके पर्सनल लॉ के अंदर हो जाती हैं कवर। लेकिन जो इंटर रिलीजियस या इंटरफेथ जो शादियां होती हैं उसको कवर किया जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। देखिए इंडिया सेकुलर कंट्री है ना, तो अगर कोई 2 अडल्ट हैं, है ना, समझदार लोग हैं, 18+ हैं, तो भाई वो किसी भी धर्म से बिलोंग करें, किसी भी जाति से बिलोंग करें, क्या फर्क पड़ता है ना। इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, तो हमारे यहाँ पे अलाउड है ये। तो उसके तहत जो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बनाया गया था कि जो इंटरफेथ कपल होते हैं वो आराम से शादी कर सकते हैं इसके तहत। अब इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि थोड़े डिस्क्रिमिनेटरी काइंड नेचर के हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको लेके PIL भी फाइल किया गया है। तो वो 1-2 प्रोविजन आपको बता देता हूँ, ज्यादा प्रोविजन में जाना नहीं है क्योंकि लॉ का पेपर तो है नहीं, है ना। 1-2 चीजें बता देता हूँ आपको क्या है। देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई कपल है, ठीक है, अगर वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपनी शादी से 30 दिन पहले मैरिज ऑफिसर को एक नोटिस देना पड़ता है 30 दिन पहले कि भैया हम लोग शादी करने वाले हैं। एक तो ये प्रोविजन हो गया। दूसरा प्रोविजन जो है वो सेक्शन 6(2) क्या कहता है कि ये जो शादी होती है ना वो छुप छुपा के नहीं होनी चाहिए, वो एक कॉन्स्पिशियस प्लेस पे होनी चाहिए। कॉन्स्पिशियस प्लेस मतलब जो सरेआम होता है, सबको दिखता है, ऑब्वियस जो होता है। तो यूजुअली कहाँ होती है, जो मैरिज ऑफिसर होता है उसके ऑफिस में ही ये शादी होती है। तो रजिस्टर वगैरह पे साइन वगैरह कर दिए जाते हैं, ये 2 विटनेस ये लेके आते हैं, 2 विटनेस लेके आते हैं, तो शादी इस तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो जाती है। सेक्शन 7(1) क्या कहता है कि अगर इनकी शादी से किसी को ऑब्जेक्शन है, और सीधी सी बात है भाई, इंडिया में अगर आप इंटर रिलीजन फेथ मैरिज करें तो ऑब्जेक्शन तो होना ही है। किसी के पेरेंट्स को होगा, किसी के भाई को होगा, सोसाइटी, यहाँ पे पड़ोसियों को तक हो जाता है, पड़ोसियों को छोड़ो दूर के रिश्तेदारों तक हो जाता है, तो यहाँ पे तो हो ही जाता है। तो अगर किसी आदमी को ऑब्जेक्शन करना है तो वो जो है ऑब्जेक्शन कर सकता है 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब ऑब्जेक्शन करने के लिए पूरा टाइम दे दिया गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको बहला के फुसला के लेके आया हो लड़की को या लड़के, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में अगर किसी को जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, पेरेंट्स को या किसी को भी, वो कार्रवाई इस पे कर सकते हैं। सेक्शन 8 जो है वो इंक्वायरी की बात करता है। ठीक है, मान लो किसी के पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया लड़के के या लड़की के ने, तो इंक्वायरी हो सकती है विदिन 30 डेज। तो ये कुछ जो है सेक्शन है इसके।
अब इनको लेके ही यहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी है और काफी इशू भी क्रिएट हो गए हैं। क्या है, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो नोटिस पीरियड जो दिया जाता है 30 दिन का, ये पूरी तरह से एंटी सोशल है। अब इस 30 दिन के दौरान क्योंकि आपने नोटिस दे दिया, अब वो नोटिस आपके पेरेंट्स के पास भी चला जाता है ना, सबको सबको जो है पता चल जाता है, उन कपल्स की इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, उनका एड्रेस पता चल जाता है, जिसकी वजह से कपल को हरास किया जाता है। ऐसा जो है केस केरला में भी हुआ, ऐसा केस दिल्ली में भी हुआ। तो जब इंटरफेथ मैरिज के लिए उन्होंने नोटिस दिया 30 दिन का, तो उनके घर में बहुत, क्योंकि उनका एड्रेस वगैरह तो ओपन हो गया सारा का सारा नोटिस देने के बाद, तो बहुत सारे लोग उस लड़की के फैमिली में आ गए। केरला का केस है ये, लड़की के परिवार से जिनका कोई लेना देना नहीं है भाई, पता नहीं लोग 200-200 किलोमीटर से आ रहे थे जो है ट्रेन में, उनके घर पे आ रहे हैं, उसके पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि आप अपनी लड़की को अलाउ मत करिए, जबकि उसके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरह के केस भी आते हैं, तो उनको हरास किया जाता है। जब उनका एड्रेस वगैरह ओपन हो जाता है, उनका नाम वगैरह ओपन हो जाता है, लोग सोशल मीडिया वगैरह पे बोली करने लगते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। एक दिक्कत यहाँ पे है, कई सारे केस ऐसे भी आए हैं कि जो मैरिज ऑफिसर होते हैं तो वो डेढ़ शाना बनते हैं, और जैसे उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो उनके पेरेंट्स को बता देते हैं। अब हो सकता है उनको पेरेंट्स से और या उनके रिलेटिव से ही खतरा हो, इस बात की तो पॉसिबिलिटी है ना। तो हमारे यहाँ पे तो ऑनर किलिंग भी होती है। तो मैरिज ऑफिसर जो है कई बार भावनाओं में बह के, अपनी ड्यूटी को भुला के, वो अपनी थोड़ी पर्सनल चीजों के ऊपर उसको इमोशनल हो जाता है, हो जाती है, तो वो उनके पेरेंट्स को जाके बता देते हैं, तो दिक्कत यहाँ पे भी हो जाती है। फिर एक इन्होंने कहा कि कुछ स्टेट्स के अंदर क्या प्रोविजन बना रखा है इन्होंने कि आपको अपने पेरेंट्स से नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। भाई इंडिया जैसी कंट्री में आपको लगता है कि इंटरफेथ अगर मैरिज करोगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेरेंट्स देंगे? 99.9% केस में तो देंगे नहीं। तो उस तरह के केसेस में यहाँ पे शादी में दिक्कत आ जाती है। और फिर अभी तो एंटी रिलीजन और वो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कानून भी पास कर दिया गया है, तो वहां पे तो इनको वैसे भी एनकरेज नहीं किया जाता इस तरह की शादियों को, बहुत सारी दिक्कत वहां पे आती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और पर्सनल डिटेल सबसे बड़ी बात यह है, उस कपल की जब एक्सेसिबल हो जाती है हर किसी को, तो फिर उनको हम जो है हर चीज में फिर उनको परेशान किया जाता है। ऐसे बहुत सारे केस जो है सामने आए हैं, और ओनर किलिंग वगैरह भी होती है। तो ये कुछ कुछ जो है थोड़ा इसके बारे में, आर्टिकल के बारे में था। चाइना क्लेम्स ऑन अरुणाचल प्रदेश आउटरेजियस। तो ये भैया फिलिप जी हैं, और ये जर्मनी के डिप्लोमेट हैं इंडिया के अंदर, और इन्होंने अभी चाइना के बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन वाला एक यहाँ पे बयान दिया है। तो इन्होंने कहा है कि चाइना जो इंडिया में कर रहा है, खासकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट में है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंटरनेशनली इंडिया का पार्ट है। तो चाइना इसको क्लेम करता है। तो इन्होंने कहा है कि भाई वो पूरी तरह से इंटरनेशनल कानून के अगेंस्ट में है, चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन मिस्टर फिलिप ने चाइना की एक्टिविटी को रशिया और यूक्रेन की एक्टिविटी से भी कंपेयर कर दिया, कि जैसे रशिया यूक्रेन को क्लेम करता है और उसके ऊपर अटैक किया, तो उसी तरह से चाइना भी जो है इंडिया को करना चाहता है। हालांकि इन्होंने कहा कि उसमें काफी फर्क है, जिस तरह से उस वहां पे बम्बार्डमेंट हुई है चाइना ने वो नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ कंपैरिजन इन्होंने किया है। तो रशिया ने जो इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया है, वही चाइना ने भी इंडिया वाले केस में उल्लंघन किया है। अब राहुल गांधी और मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी अगर ट्वीट पढ़े, तो वो तो लगातार रोज ट्वीट करके कहते हैं सरकार को कि चाइना जो है वो लद्दाख के अंदर घुस गया है, कहीं कहीं किलोमीटर अंदर आ गया है। सरकार कह रही है कि नहीं, कोई अंदर आया नहीं, और सैटेलाइट इमेजेस भी दिखा रही है कि भाई कुछ ना कुछ तो वहां पे हुआ है। तो इसी जो है चक्कर में फिलिप्स जी ने भी जो है ये कहा है। और खैर इंडिया ने खुद अभी तक नहीं माना है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना ने ट्रांसग्रेशन किया है, लेकिन जर्मनी वाले कह रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इनके पर्सनल व्यू हो सकते हैं। लेकिन चाइना को डेफिनेटली यहाँ पे मिर्ची जरूर लगेगा, और चाइना का भी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा। दोस्तों आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो है हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म के बारे में, और हम लोग सब इसका शिकार हैं। आप भी हैं, मैं भी हूं, हर कोई है। देखिए क्या कहता है हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आज की जो यंग जनरेशन है, आपके वाली जो जनरेशन है, मेरे वाली जो जनरेशन है, जिसे मिलेनियल्स कहते हैं और जेन जी कहते हैं, जनरेशन जेड, ये लोग ना, इनका कंजप्शन करने का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। आप अपने पेरेंट्स को देखिए, वो कैसे शॉपिंग करते थे, है ना। पेरेंट्स के पेरेंट्स को देखिए कैसे शॉपिंग करते थे। आपके आप कैसे शॉपिंग करते हो, थोड़ा सा उनके कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज करिए। कंज्यूमर के बिहेवियर भी चेंज हो गया है और शॉपिंग करने का तरीका भी बदल गया है ना। तो इनका यह कहना है कि भैया ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, जब से हम लोगों ने अपना सिविलाइज होना शुरू किया है, तब से कंजप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारे जीवन का। ऑफ कोर्स रहा है।
पहले क्या होता था, जो हंटर गैदरर कम्युनिटीज हुआ करती थी, आज भी जो हंटर गैदरर कम्युनिटीज हैं, वो जो कंजम्पशन करती हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सरवाइव करना है। उनको खाने से मतलब है, फूड से मतलब है। उनको अब ना कोई आईफोन चाहिए, ना कोई लैपटॉप चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको सिर्फ सर्वाइवल चाहिए। ऐसा हुआ करता था। लेकिन आजकल के मिलेनियल्स क्या करते हैं? उनका वो कंजप्शन किस तरह से करते हैं? वो सर्वाइवल के लिए कंजप्शन नहीं करते हैं, वो स्टेटस के लिए कंजप्शन करते हैं। उनको आईफोन चाहिए, उनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, है ना, स्टेटस के लिए करते हैं। तो कंजप्शन का जो है पैटर्न पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो मिडिल ईस्ट जो मिडिल क्लास थी, वो ग्रो हुई। उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या हुआ करता था? या तो आदमी सिर्फ अमीर हुआ करता था, और या फिर आदमी जो है बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करता था। मिडिल मैन नहीं थे भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले। या तो जो जो किंग क्लास हुआ करती थी, जो रूलिंग क्लास हुआ करती थी, या जो चर्च हुआ करता था, वो हुआ करते थे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिच। फिर हुआ करते थे बेचारे जो गरीब आदमी या स्लेव्स हुआ करते थे। बीच वाला कोई ज्यादा सीन था नहीं, अगर था भी तो बहुत कम। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो डेली वेज अर्नर्स थे, है ना, जो फैक्ट्रियां ओपन करने लगे, लोग वहां पे नौकरियां करने लगे, तो मिडिल क्लास की डेवलपमेंट हुई। जब मिडिल क्लास की डेवलपमेंट हुई तो भैया कंजम्पशन भी भयंकर रूप से बढ़ा, है ना। फिर इन्होंने ये कहा, कहता है कि जो पहले क्या होता था, कोई भी इंसान अपनी अगर वेल्थ का, अपनी पोजेशन का अगर वो दिखावा करता तो अच्छा नहीं माना जाता था, है ना। अपने पुराने बुजुर्गों को देख लिए, अपने मम्मी पापा को देख लीजिए, वो तो यही कहते हैं कि भाई अपनी जो पोजेशन है उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, है ना, ये समाज के लिए सही नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन क्या कहती है? आज की जनरेशन कहती है फ्लॉन्ट इट, है ना, टिल यू गेट इट, है ना। फ्लॉन्ट करो भाई, जो चीजें आपके पास है हर चीज को फ्लॉन्ट करो, हर चीज को सेल्फी लो, हर चीज को जो है इंटरनेट पे दुनिया को दिखाओ कि हम लोग ये कर रहे हैं। तो डिस्प्ले करना, और डिस्प्ले करना आजकल बुरा भी नहीं माना जाता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। आजकल हर कोई सेल्फी ले रहा है, हर कोई अपनी सामान को, कोई नया जूता खरीदेगा तो उसको भी इंस्टाग्राम पे डालेगा, है ना। समोसे खाएगा, मोमोज खाएगा, उसको भी डालेगा। एक शर्ट लेगा तो उसको भी डालेगा। तो आजकल जो है ये डिस्प्ले ऑफ मटेरियल वेल्थ है, वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल भी हो चुका है। तो इस सोसाइटी का देखिए किस तरह से बिहेवियर चेंज हो गया है। वहीं अभी समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मिनिमलिज्म में बिलीव कर रहे हैं। मिनिमलिज्म का एक एग्जांपल आप जो है भाई गांधी जी से देख सकते हो। तो मिनिमलिज्म का मतलब ये होता है कि बिल्कुल कम से कम चीजों के ऊपर सरवाइव करना है। तो ऐसे लोग भी हैं समाज में, और ऐसे लोग भी हैं जो भयंकर तरीके से डिस्प्ले करते हैं चीजों का, उधार लेके चीज खरीदते हैं, फिर पहनते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। इंस्टाग्राम का जमाना है भैया, दिखावट का जमाना है। तो दोनों तरह के लोग समाज में हैं। पहले वाले जो है थोड़े ज्यादा हैं, मिनिमलिस्ट वाले जो है अभी थोड़े कम है। तो इन्होंने कहा कि भाई चीजें चेंज हो गई। कोविड-19 के समय में तो भैया पूरा दुनिया उलट पलट हो गई है। कंज्यूमर बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया। लॉकडाउन हुए तो लोग ई कॉमर्स करने लगे। यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया है, रिवेंज शॉपिंग। हालांकि कोविड के टाइम में जो इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ, लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई, उससे डिमांड काफी कम हो गई थी। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी ओपन हुई भैया, लोग रिवेंज शॉपिंग करने लगे। तो 2 साल की कसर निकाल रहे हैं। 2 साल में जो शॉपिंग नहीं करी, उनकी इनकम कम हो गई थी, नौकरी से निकाल दिया था, लॉकडाउन हो गए थे, अभी वो रिवेंज बदला ले रहे हैं भाई शॉपिंग कर करके 2-2 साल का। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है, पता नहीं क्या क्या खरीद रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है, बट वो अंदर का जो शॉपिंग वाला कीड़ा था ना, जो लॉकडाउन में 2 साल से बंद था, वो मार रहे हैं अभी उस कीड़े को। तो ये जो है पैटर्न यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो ये इसे कहते हैं मॉडर्न डे कंज्यूमरिज्म। अब ये देखिए, मॉडर्न डे कंज्यूमरिज्म जो है ना, वो सिर्फ ज्यादा चीजों की ही डिमांड नहीं करता, वो ये कहता है कि भाई हर चीज ना फास्ट भी होनी चाहिए। ज्यादा तो होनी ही चाहिए, लेकिन फास्ट डिलीवरी होनी चाहिए। आजकल किसी के पास पेशेंस तो है नहीं, वो टिकटॉक और शॉर्ट्स का जमाना है। सबको जो है 1 मिनट के अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए, लंबी लंबी वीडियोस कोई देखना पसंद ही नहीं करता। तो फास्ट कंजप्शन आज के समय में ये हमारा हो गया। इसे कहते हैं हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म। मतलब हमें ज्यादा के साथ साथ फास्टेस्ट डिलीवरी होनी चाहिए, फास्टेस्ट डिलीवरी। एक सर्वे किया गया था कुछ, उस स्टडी में ये कहा गया कि 50% जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, जिनकी 18 से लेकर 34 ईयर तक की एज है, वो चाहते हैं कि जब वो ऑर्डर करें ऑनलाइन तो उसी दिन उनको ऑर्डर मिलना चाहिए। उसी दिन, मंडे को किया तो मंडे को आ जाना चाहिए। 61% लोग तो ऐसे हैं जो एक हाथ आगे चले गए, वो कहने हैं भाई
1 या 1 से लेकर 2 घंटे 3 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए सामान की, मतलब उनके अंदर तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अब ये कहेंगे कि मेरे दिमाग में चीज आए और वो गेट पे एकदम से आ जाए, मुझे ऑर्डर करने की जरूरत भी ना पड़े, मेरा दिमाग कंपनी आपने आप ही पढ़ ले, भैया एक आईफोन चाहिए, हाँ आईफोन आ गया अभी 10 मिनट के अंदर उनके अंदर। ऐसे लोग भी हैं। तो ये क्या है, हमारा बिहेवियर ही तो चेंज हो रहा है ना, स्पीड के पीछे भाग रहे हैं। इसी वजह से जो ई कॉमर्स कंपनी हैं वो भी स्पीड के पीछे भाग रही हैं। आजकल तो आपको पता है कि 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी वाला जमाना आ गया है ना। हालांकि इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज उसको किया गया है, बट ठीक है ना। विदेशों में देखो आप ड्रोन की सर्विस दी जा रही है डिलीवरी वगैरह के लिए। तो ये जो जिस तरह से लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, कंजप्शन पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उसी तरह से प्रैक्टिसेस यहाँ पे चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो कंपटीशन हो गया अभी जो डिलीवरी कंपनीज वगैरह हैं और जो शिपिंग कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनी है, कि हम लोग डिलीवरी को फास्ट भी करेंगे और डिलीवरी को बेटर भी करेंगे ताकि कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। तो ग्रोसरी वाला जो आपने देख ही लिया है ना। इसकी एक डाउन साइड भी है, एक प्लस साइड भी है, दोनों अलग अलग चीजें काम करती हैं। नीति आयोग ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है। तो गिग इकोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं, ई कॉमर्स के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, जोमेटो एंड ऑल दैट, गिग इकोनॉमी, तो नीति आयोग ने भी इसको कहा है कि अभी हमारे पास 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स हैं, जो कि संख्या बाद में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आगे वाले 8-10 सालों के अंदर। तो इनको जो है सोशल सिक्योरिटी भी दी जानी चाहिए, है ना। अभी तो इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। तो जब कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया है, तो इन कंपनीज के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी हम लोगों को चेंजेस यहाँ पे करने की जरूरत है। इन्होंने ये भी कहा कि इंसान पहले क्या करते थे, देखिए हमारे पापा क्या करते थे, वो जब घर में राशन आता था तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने का राशन एक साथ आता था। वो एकदम जो चीनी आती तो कट्टा भर के आता था, मुझे याद अच्छे से। चावल आते थे तो वो भी बहुत भर भर के आते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल भाई मंथली बेसिस पे कोई नहीं खरीदता ग्रोसरी को। आजकल हर लोग जो है हर डेली बेसिस पे खरीदना पसंद करते हैं। ताजा कमाओ, ताजा खाओ, ताजा उड़ाओ, है ना। पीस मील फैशन हो गया है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है हम लोगों की चेंज हो गई हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, आजकल लोग जो है होम डिलीवरी ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन बाहर जाने के, है ना। जोमेटो ऑर्डर करके खा लेते हैं। रेस्टोरेंट में कौन जाए भाई, 4-5 किलोमीटर रेस्टोरेंट पड़ता है, ट्रैफिक इतनी ज्यादा है, बाहर जाओगे पोल्यूशन है, बैठोगे, है ना, हाइजीनिक नहीं होता है। अपने घर में खाना ऑर्डर करो आराम से, सामने टीवी ओपन करो, नेटफ्लिक्स देखो, खाना खाओ, पार्टी करो, मौज करो। ये है आज के मॉडर्न जनरेशन का बिहेवियर। पहले कितना चेंज हो गया, अभी कितना चेंज हो गया। तो इनका कहना है कि भाई कुछ कुछ चीजें भी हैं। पहली बात तो जो सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, उनको जो काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। ठीक है, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल दैट वो सब दिया जाना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि कंज्यूमर को और जो डिलीवरी कंपनीज होती हैं, दोनों को थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। कंज्यूमर को इतना ज्यादा हाइपर डिमांडिंग भी नहीं होना चाहिए, और ये जो डिलीवरी कंपनीज हैं इनका एकमात्र जो है फोकस प्रॉफिट के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो दोनों चीजों को जो है थोड़ा देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो कुछ एथिकल एंगल है, सोशल बिहेवियरल एंगल है, उसको भी फोकस किया जाना चाहिए, रादर देन सिर्फ पैसे के चक्कर में हर चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बोथ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस पीपल, उनको जो है 360 डिग्री एनालिसिस करने की जरूरत है कि वो जो लोग जो बिजनेस डिसीजन लेते हैं और जो कंज्यूमर एक्स्ट्रा डिमांड करता है, उसके चक्कर में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अब ये मान के चलिए कि 10 मिनट की डिलीवरी होनी है, ग्रोसरी की डिलीवरी होनी है। अब भाई 10 मिनट में आपको का सामान कैसे आ जाएगा। अब वो दुकान 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर में से वो आपके यहाँ पे 10 मिनट में कैसे आ जाएगा बेचारा। अब उसके लिए या तो उसको ट्रैफिक में बहुत तेज बाइक चलानी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का चांसेस है कि नहीं। तो ये है समस्या। तो कंज्यूमर को भी समझना चाहिए, उस कंपनी को भी समझना चाहिए कि बैलेंस बना के यहाँ पे चलने की जरूरत है। तो टेक्नोलॉजी का मजा जरूर लूटें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करती है। लेकिन कई ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो हम लोग खुद ही पैदा कर देते हैं, वो प्रॉब्लम होती नहीं है। अब ये देखो, अगर आप तक एक सामान अगर 30 मिनट में पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको 10 मिनट में क्यों मंगवाना है। ये प्रॉब्लम थोड़ी है ना, खाम का प्रॉब्लम बना रहे हैं उसका अपने मन में ही प्रॉब्लम बना रहे हैं, अपने मन में ही उसका सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। पहले भी तो लोग बाहर जाके शॉपिंग करते थे ना। मेरे घर के नीचे दुकान है, बिल्कुल मेरे घर के नीचे है, 10-15 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उतरनी पड़ती हैं। वहां से लोग सामान लेने नहीं जाते हैं, सीधा उसी दुकान से डिलीवरी कर देते हैं। हाँ भैया ऊपर डिलीवरी करने आ जाओ, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना। तो कहीं ना कहीं लेजीनेस भी है, कहीं ना कहीं बिहेवियर चेंज हो गया है। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने इन चीजों को फील किया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। खैर, तो आज का ये जो एक हम यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म इज अ न्यू रियलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड with its immense potential
बट इट्स डाउनसाइड शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। कमेंट करना है, तो वही आपने बताना है कि हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म क्या होता है। इसमें हम लोग फास्ट डिलीवरी की डिमांड करते हैं। इनका जो है अभी जो कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया है मॉडर्न वर्ल्ड में, उसकी क्या क्या बेनिफिट है और उसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उसमें आपने कमेंट बताना है 150 वर्ड के अंदर। ठीक है, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी यहाँ पे डाल दिए हैं, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करे तो पढ़ लेना, समय हो अदरवाइज तो छोड़ भी सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।